नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल अपना लास्ट यस्टरडे संडे था, उससे पहले अपना स्वतंत्रता दिवस था। उसकी मैं एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपना राष्ट्रीय पर्व था तो 2 दिन अपने वीडियो नहीं आ पाए थे। अपना हर्षवर्धन वर्धन वंश चल रहा था, इसके बाद में हम चालुक्य वंश में राष्ट्रकूट वगैरह है जो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका संस्थापक दंतदुर्ग था, ऐसा कुछ। आज हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। एक तो है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं, वहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता रहता है। लास्ट 2013 जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें भी उसके पुस्तकालय का रत्नोदी जो था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, एक चीनी यात्री था, तो जिसकी पुस्तक और उसके जो विवरण है उनके बारे में हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं, या हर्षवर्धन के जीवन के वेनसांग के बारे में अध्ययन करते हैं। हर्षवर्धन के काल में आया था ये वेनसांग। चीनी यात्री था, चीन से आया था। ये माना जाता है कि चीन में उस समय ताइसुंग नाम का एक राजा हुआ करता था, तो विदेश में या अपने देश छोड़कर कहीं जाने की वह अनुमति नहीं थी। एक दिन रात को स्वप्न आया और स्वप्न में उसे गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में दिखे या उनको कुछ कहते हुए दिखे, और अगली अलसुबह ही ये मॉर्निंग में ही भारत की ओर प्रस्थान कर दिया था। मध्य एशिया से इसके सिल्क मार्ग से होते हुए आए थे। ये चोरी छिपे आए थे, गुप्त रूप से ये भारत आए थे। आने के पीछे कारण ये था कि बता रहा हूँ ना कि चीन में विदेश में जाने का या अपने देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी। हालांकि जब ये वापस गए थे उस समय राजा था ताइसुंग था, जब ये वापस गए थे तो उसका बड़ा सह सम्मान किया गया था। ये भारत में आए थे, कम से कम 15-16 वर्ष की इनकी यात्रा थी। भारत में ये 2 बार ठगे भी गए थे। एक बार जो अपना उत्तर प्रदेश का अयोध्या है वहाँ पर, दूसरा पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर चोरों द्वारा ठगे भी गए थे। शायद इसको धनी मानी व्यक्ति मान लिया होगा। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के मतानुयायी थे। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में लेकर उन्होंने काफ़ी अध्ययन भी किया था, अध्यापन का भी कार्य किया था। इनके जो गुरु थे वो शीलभद्र थे। एक बार कोई आचार्य था, तो आचार्य ने एक दावा कर दिया था, और ये माना जाता है कि नालंदा में चिकित्सा शास्त्र की जो शिक्षा थी वो सबके लिए अनिवार्य थी। जैसे वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो हम कोई भी विषय ले लो, 10th जब हम 3rd क्लास में हो जाते हैं तो इंग्लिश और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाते हैं, अनिवार्य हो जाते हैं। 10th तक रहते हैं, 11th 12th में रहते हैं, फर्स्ट ईयर में हमें एक बार पास रहना पड़ता है। तो इसमें भी ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है। तो वैसे ही जो चिकित्सा शास्त्र की जो शिक्षा थी वो उस समय नालंदा में अनिवार्य थी, और ये कहते हैं कि नालंदा में प्रवेश परीक्षा पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो एक व्यक्ति होता है, एक आचार्य होता है, नाम तो शायद मुझे किताबों में नहीं मिला, मैंने कैसी श्रीवास्तव पढ़ ली और आपकी जहाँ श्रीमाली पढ़ ली, रामशरण शर्मा देख ली। इसके अलावा बहुत सारी प्राचीन भारत की मैंने किताबें देख ली है, अध्ययन कर लिया है। तो उसमें मुझे इसका व्यक्ति का आचार्य का नाम नहीं मिला, हालांकि परीक्षा में कोई नहीं पूछते। एक विवरण है, तो वो जो नालंदा की 4 दीवारी पे एक बोर्ड की तरह टांग देता है और कहता है कि इससे कोई दावा नहीं कर सकता, अगर कोई व्यक्ति दावा कर लेता है तो मैं अपना शीश जो है वो कटवा दूंगा। वेनसांग उससे शास्त्रार्थ करता है और उसे पराजित कर देता है। जब सर कटाने की बात आती है तो फिर वेनसांग उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि बौद्ध मतानुयायी जो होते हैं उसमें हिंसक नहीं होते हैं, अहिंसक जो नीति होती है उस पर ये विचार करते हैं। शीलभद्र उनके योगचार के गुरु थे, 1 साल तक उन्होंने अध्ययन किया था। इति सिंह भी यहाँ आए थे, हुए चीन भी यहाँ आए थे। हुईली ने उनका जो शिष्य था, कुछ किताबों में उनका शिष्य मिलता है, कुछ किताबों में उनका मित्र मिलता है, उसकी जीवनी लिखी थी। ये भारत के कई राज्यों में घूमे थे। अपने राजस्थान का जो भीनमाल है
वहाँ पर भी ये आए थे। ठीक है। इसके अलावा ये कामरूप के शासक जो थे वहाँ गए थे। ये माना जाता है भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य यहाँ के राजा थे कामरूप के, और ये माना जाता है कि जब ये नालंदा में थे तो भास्कराचार्य ने ये कहा था कि भाई जो बौद्ध मतानुयायी ये मेरे दरबार में आए, वरना मैं नालंदा को और जो ये यहाँ रहता है उसको तहस नहस कर दूंगा। और जब ये भास्कर वर्मा वहाँ जाते हैं तो हर्ष वापस इनको मांगता है कि एक बौद्ध भिक्षु है भी उसको वापस भेजो, तो ये कहता है कि मैं इसके बदले मेरा सर कटवाने को तैयार हूँ, लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं दूंगा। तब नालंदा हर्षवर्धन को ये कोई बात कहता है हर्षवर्धन, और ये वापस उसको वहाँ ससम्मान छोड़ कर जाते हैं। जब ये भारत से वापस जाते हैं 647 ईस्वी में स्वदेश लौटते हैं तो बहुत सारी पांडुलिपियाँ और चंदन की बनी हुई एक बुद्ध की मूर्ति ये भारत से ले जाते हैं, और हर्षवर्धन इसको विदा करता है तो पंजाब का एक राजा होता है उदित, उसको सीमा तक विदा करके आता है, छोड़कर आता है ससम्मान। और वहाँ चीन जाने के बाद में इसका काफ़ी वेन्सांग का सम्मान हुआ था। चीनी यात्री था ये, महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष भी हर्षवर्धन के काल में रहता है। इसके अलावा बहुत सारी जो बातें हैं सीयू की में इसके भ्रामक या जो इसके बहुत ज़्यादा अपने ये वक्तव्य कहता है कि हर्ष जो है इसके संपर्क में आने के बाद में मांस मदिरा छोड़ देता है, स्वयं भी नहीं खाता है और प्रजा को भी नहीं खाने देता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वेन्सांग की, जो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं वेन्सांग के नाम। अन्य नाम युआनचुआंग, एक तो नाम मिलता है इनका युआनचुआंग जो परीक्षा में पूछा गया है। एक मिलता है स्पेन जंग। फिर बात करते हैं उपाधि की, तो एक उपाधि तो इनकी थी सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण थी, पिलग्रिम्स ऑफ तीर्थयात्रियों का प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। एक इनकी मिलती है नीति का पंडित, नीति का पंडित। वर्तमान शाक्य मुनि, एक उपाधि इनकी मिलती है वर्तमान शाक्य मुनि, नीति का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है, ये इसके साथ थे उपनाम, उपाधियाँ दो ही मिलती हैं, ये नाम मिलते हैं इनके उपनाम, ये इनके अन्य नाम है। मूल नाम वेन्सांग था ही, युआनचुआंग भी कहते हैं, स्पेन जंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं उपाधि। तो उपाधि में सबसे पहले इसकी है महायान बौद्ध और मोक्ष देव। महायान देव, महायान देव, और एक मिलती है मोक्ष देव। ये उपाधि इसको नालंदा में जब महामोक्ष परिषद हुई थी में दी गई थी। ये ध्यान में रख लेना कि भाई ये कहाँ मिली थी। नालंदा में जब मोक्ष देव की उपाधि ये मिल गई थी जब उसे सर्वोच्च विद्वता सम्मान महामोक्ष में मिली थी। नालंदा में महामोक्ष की उपाधि मिली थी, जो विद्वता सम्मान जो था
में से ये उपाधि मिली थी, महामोक्ष। ठीक है। उपनाम ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। कई बार जैसे एक बार सीटेट का क्वेश्चन था और जहांगीर का जो आपका शाहजहाँ जहांगीर जो मुगल काल में जो सिंहासन था, मयूर सिंहासन था, उसके बारे में सीटेट में अंग्रेजी उसका वर्जन दे दिया गया था कि पिकॉक थ्रोन, है ना। तो इसका थोड़ा सा अंग्रेजी वाला जो नाम है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यानी तीर्थयात्रियों का राजकुमार। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में डाल देना भाई, ये थोड़ा सा मोस्ट रहेगा। नीति का पंडित और वर्तमान जो शाक्य मुनि है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब इसकी पुस्तक की बात करते हैं। तो पुस्तक को आप सबको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, CU की। इसका अन्य नाम मिलता है दा तांग CU की। एक इनकी पुस्तक जो है दूसरी है आपकी वेनसांग की जीवनी। मित्र या शिष्य हुईली, इम्पोर्टेंट अभी ने लिखी। इसके अलावा ये ध्यान में रखना, पुस्तक एक तो, और ये किसने लिखी है ना, तो ये हुईली, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में इन दोनों पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद, इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया था। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, या उत्तराखंड PCS में पूछा गया था। उत्तराखंड की कोई एग्जाम थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CUकी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इन दोनों पुस्तकों का जो है अंग्रेजी अनुवाद है वो एक व्यक्ति होते हैं, नाम किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप कौन थे बताइए। एस बील ने। इसके अलावा इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एक व्यक्ति और करता है, दोनों का यही करता है, एस बील। हालांकि आपको एस बील ध्यान रखना, उत्तराखंड की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक अंग्रेजी अनुवाद जो करता है वो करता है वाटर्स। पानी से याद रह जाएगा, अंग्रेजी में पानी को वाटर कहते हैं। तो एक अंग्रेजी अनुवाद तो करता है वाटर्स, एक करता है एस बील। ये दोनों पुस्तकों का करता है अभी, ये दोनों पुस्तकों का अनुवाद करता है एस बील। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम उसकी कुछ जो बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं यात्रा मार्ग, कैसे आया था और कैसे गया था। जैसे फाइयान जो है वो स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से गया था, ये था फाइयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। वेनसांग का मार्ग एक ही रहता है, मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से ये आता है, मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से ये भारत आता है। मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से भारत आया। ठीक है, और
वापस भी इसी रास्ते से जाता है ये। ठीक है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, अनुसरण इसी से करता है। कुल यात्रा वर्ष 16 वर्ष करता है। भारत में ये रहता है 13 वर्ष। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कुल यात्रा वर्ष इसका कितना होता है? 1600। और ये 16 वर्ष जो है वो चीन की राजधानी चंगन से ये करता है। चीन की राजधानी चांगन से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। ये भारत में ये मात्र 13 वर्ष ही रहता है। नालंदा में ये काफ़ी सालों तक रहता है। ठीक है, इसके अलावा मुख्य इसकी बातें जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है या परीक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है, सबसे पहली बात आप लिखिएगा, वेनचांग भारत जो है, भारत में समुद्री डाकुओं ने गंगा तट पर अपहरण कर लिया था। एक बार तो इसका गंगा तट पर भाई साहब का अपहरण कर लेते हैं। हालांकि ये 2 बार लूटा जाता है, ये बाद में मैं बताऊंगा। एक तो यूपी के अयोध्या में गंगा मार्ग, जो गंगा नदी के पास जो वाला मार्ग है, उसमें एक आपके पंजाब में डाकुओं द्वारा ये 2 बार हत्या चढ़ गया था, है ना, झिंगालाला बना दिया गया था इसको। दूसरी, ये जिस मार्ग से भारत आया था, प्राचीन भारतीय स्थानों की जो इसने पहचान की थी, ये इंपॉर्टेंट अभी, प्राचीन भारतीय स्थानों की जो पहचान की थी इसने, उसी का अनुसरण एक व्यक्ति करता है जो पुरातत्व विभाग का जनक होता है, जिसके बारे में उसी का अनुसरण एक व्यक्ति करता है जिसका मैं नाम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय 2 या 3 बार बता चुका हूँ। पुरातत्व जो सर्वेक्षण के जनक माने जाते हैं, एलेक्जेंडर कनिघम, इसके अनुसरण को ही ये एलेक्जेंडर कनिघम जो है वो यात्रा विवरण को ही अपना मार्गदर्शक मानते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो अपने वेनसांग के यात्रा विवरण को ही अपना अनुसरण मानकर या उसके अनुसरण के कारण ही भारत में ये आया था और यात्रा का अनुसरण करके ही वह घुमा था। तभी ये सबसे पहले 3 बार ये पाकिस्तान भी जाता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के समय मैंने आपको बताया था। यात्रा के विवरण को ही अपने इसने मार्गदर्शक माना था। ये ध्यान में रख लेना भी कौन था बंदा। तो ये जो बंदा था ये था पुरातत्व विभाग का जनक एलेक्जेंडर कनिघम। तीसरी मुख्य बात इसमें आप लिख लीजिएगा कि इसमें वेनसांग तत्कालीन शासक जो था वो था ताइशुंग। मैंने बताया था आपको जब वीडियो की शुरुआत की थी कि चीन में विदेश जाने की अनुमति नहीं थी। चोरी छिपे आया था ये गुप्त रूप से। और इसने एक बात कही थी कि अगर पूर्व की ओर बढ़ने से अच्छा है, यानी पूर्व यानी चीन, इससे अच्छा है कि मैं पश्चिम यानी भारत की तरफ ही बढ़ूं। अगर मेरी जान भी चली जाए, अगर मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं, लेकिन मैं फिर भी पश्चिम की यात्रा करूंगा।
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। राजा का नाम कि कौन सा था, ताइशुंग था। विदेश जाने की अनुमति नहीं थी, चोरी छिपे आया था, गुप्त रूप से इसने भारत की यात्रा की थी। जब ये वापस गया था, इसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया था, बहुत ज़्यादा से सम्मान से, और इसने अपना इतिहास की रचना की थी, अपनी पुस्तकों की रचना की, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारत से ये पांडुलिपियाँ जो है वो यहाँ से ये ले गया था। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसने जो यात्रा है वो गुप्त रूप से की थी। ये कहा था कि पूर्व की तरफ जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, है ना। बताया जाता है कि उसने रात में स्वप्न में देखा, स्वप्न देखा और सुबह भाई साहब निकल गए ना, निकल पड़े भारत की यात्रा पर। ये देख लो, तब मंजिल मिलती है। हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, और जब एग्ज़ाम नहीं आता है, एग्ज़ाम के 2 महीने रहते हैं, तब हम गाइड खरीदते हैं। और गाइड भी ऐसी खरीदते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि कौन से क्या खरीदने। किसी को फ़ोन करते हैं, यार कौन सी गाइड लाऊं, और फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या हमें आता है, तो उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री आती है तो हिस्ट्री को ही पढ़ते हैं, पॉलिटिकल छोड़ देते हैं, ज्योग्राफी, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि साहब अपना सिलेक्शन जो है वो हो जाए। तो देखो, वेनसांग की तरह आप सोचिएगा कि स्वप्न में देखा कि अगर आपके मन में आग लगी हुई है प्रतियोगिता परीक्षा को पाने की, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, आरएस हो, आईएएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आपको अपने सीने में आग लगानी होगी। उसके लिए आपको लगातार मुसलसल बनना पड़ेगा, उसके लिए लगातार उसके प्रति आपको सोते जागते उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक दिन किताब उठाई, 10 घंटे पढ़े और दूसरे दिन जो है वो बिल्कुल न के बराबर पढ़ा और छोड़ दिया, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, वेनसांग बनना है। सपने में दिखे तो ही हमें प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन अपने राइट करने हैं। स्वप्न देखा और सुबह ही भारत के लिए निकल पड़े, ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थानों के दर्शन हेतु ये भारत आए थे। मार्ग में कई कठिनाइयाँ ये सामना करना पड़ा, तब इन्होंने कहा था कि पूर्व में जाने से अच्छा है, पूर्व का अर्थ हो गया यहाँ चीन, जाने से अच्छा है पश्चिम की यात्रा की जाए। की यात्रा की जाए, चाहे जिसमें मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए, क्यों न हो जाए, ये बात इसने कही थी। इसके अलावा भारत में ये कुल कितने वर्ष रहता है, हमने बताया था टोटल यात्रा वर्ष होता है इसका 16 वर्ष। भारत में रहता है 13 वर्ष, और 13 वर्ष में यह है 6 वर्ष, 5 वर्ष तो ये गुरु शीलभद्र होते हैं इनके, के निर्देशन में योगाचार की क्लास लेते हैं, है ना। और बाकी जो अन्य है, और 1 वर्ष यहाँ अध्यापन का कार्य किया था, टीचर बन गए थे। कार्य किया था, ठीक है। अमरावती ने वेनसांग में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। ये आप लाइन लिख लेना भी, कहाँ पर, अमरावती में। वेनसांग ने बौद्ध ग्रंथों का
अध्ययन किया। कहाँ पर किया था? अमरावती में। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान में रख लेना भी, कहाँ पर किया था बौद्धों का अध्ययन जो है वो। वेनसांग हिंदुकुश पर्वत पार करके सर्वप्रथम, ये हिंदुकुश जब पर्वत पार करता है पार कर भारतीय राज्य जो है कपिसा सबसे पहले पहुंचता है, सर्वप्रथम पहुंचता है भाई। ये अगर सर्वप्रथम पूछ ले आपको परीक्षा में तो ध्यान में रख लेना कि कहाँ पर है, तो कपिसा में सबसे पहले हिंदुकुश पर्वत पार कर भी क्या पार करता है और बाद में ये कहाँ पहुंचता है, तो हिंदुकुश पर्वत पार कर ये भारतीय राज्य कपिसा में सर्वप्रथम पहुंचते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके समय कश्मीर का राजा जो था वो कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन था। तो आप लिखिएगा इसके समकालीन कश्मीर का जो राजा था, कश्मीर का शासक था, वंश अगर पूछ ले तो कारकोट वंश का था दुर्लभ वर्धन। हालांकि वंश की बात हमने नहीं की थी, राजा की बात हम हर्षवर्धन के समय कर चुके हैं। जो इसका कश्मीर और कामरूप के जो मैंने बताए थे वो राजा जो थे वो हर्षवर्धन के मित्र थे। तो वंश का राजा जो था वो दुर्लभ वर्धन था, ये एक तो ध्यान में रखना। इसके अलावा वेनसांग अपनी यात्रा में वह महाराष्ट्र, इसके बारे में मैं बताऊंगा, रुको आपको। महाराष्ट्र, भीनमाल सिंध, जैसे भीनमाल राजस्थान में अभी, सिंध जैसे पश्चिमी राज्यों की यात्रा की, पश्चिमी क्षेत्रों में गया ये पूर्वी की अगर बात करते हैं तो पूर्वी में आपका एक तो बंगाल है ना, ओडिशा और कामरूप। उड़ीसा का वर्तमान नाम है ओडिशा, कामरूप का अन्य नाम मिलता है हमें असम, और असम की वर्तमान राजधानी है गुवाहाटी, जहाँ पर कामरूप कामाख्या माता का मंदिर किया जाता है। मंदिर कामरूप कामाख्या में माता की योनि की पूजा होती है। महाराष्ट्र में ये कहता है कि उस समय चालुक्य राजा होते थे, और महाराष्ट्र जो राज्य है, अगर कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में हार जाता है, युद्ध क्षेत्र में हार कर आता था, तो उसको मृत्यु नहीं दी जाती थी। इसके अलावा एक बात और कहता है कि ये लोग विद्या के व्यसनी थे, नशेड़ी थे, विद्या का व्यसनी थे। यानी ये महाराष्ट्र के बारे में ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के जो चालुक्य जो राजा थे, तो ये लोग विद्या के व्यसनी थे महाराष्ट्र के लोग। और महाराष्ट्र का अगर कोई योद्धा, चालुक्य जो शासक अगर युद्ध क्षेत्र में हार कर आता है तो उसको मृत्यु नहीं दी जाती थी, उसको महिलाओं के कपड़े, महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के गहने पहनाकर और पूरे राजदरबार में फिराया जाता था, ताकि अगले को ये लगे इतनी बुरी बेइज्जती की जाती थी। महिलाओं के कपड़े,
वस्त्र पहनाकर, ताकि उसको ये लगता था कि इससे तो अच्छा है कि वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में मर जाते तो अच्छा रहता था। अगला जो पार्ट है अपना वेनचांग, उसमें इसके प्रमुख विवरण और इसकी पुस्तक के जो विवरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।